दोस्तों की महफिल में एक दर्द दिल रखने वाले साहब बड़े पुरजोश अंदाज में कह रहे थे कि किसी महज़्ज़ब माशरे में कोई सियासतदान या पब्लिक फिगर मीडिया पर इस तरह सरेआम झूठ बोले तो फिर उसके बाद या वो माफ़ी मांगकर गोशा नशीनी इख्तियार करेगा या सारी उम्र तानो तनकीद का जवाब देता रहेगा। महज़्ज़ब मुल्कों में इतना बड़ा झूठ बोलने वाले का सियासी कैरियर ख़त्म हो जाता है, मगर यहाँ एक साबिक गवर्नर और एक साबिक वज़ीर डंके की चोट पर झूठ बोलते हैं और फिर कोई सबूत ना होते हुए भी और ये जानते हुए भी कि उनकी बात बेबुनियाद है, वो अपने झूठ पर कायम रहते हैं। मगर अवाम उनके झूठ पर ना उनका मुहासबा करते हैं और ना ही बुरा मनाते हैं। ये इखलाकी गिरावट की पस्त तरीन सतह की निशानी है। इस नुक्ता नज़र की हमायत में एक दो और साहबान ने भी बातें की जो अमेरिका के साबिक सदर क्लिंटन की कज़ब बयानी पर उसके कड़े मुहासबे की मिसालें देते रहे कि किस तरह अवाम के सामने एक झूठी बात कहने पर दुनिया के ताकतवर तरीन शख्स को कौम ने कटहरे में खड़ा कर दिया और वो अपने इस जुर्म की वजह से कई रोज़ तक पूरी दुनिया के सामने ज़लील व ख्वार होता रहा और कौम से माफ़िया मांगता रहा। ये होता है जिंदा कौमों का चलन, मगर मुर्दा और बेहिस कौमें ऐसे जराइम का ना नोटिस लेती हैं और ना ही बुरा समझती हैं। एक साबिक सफारतकार ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि आज हमारे जवाल की बड़ी वजह इक्तसादी नहीं इखलाकी है। इखलाकी गिरावट हमारी बर्बादी का सबसे बड़ा सबब है, जिसकी जानब किसी पार्टी, किसी रहनुमा, किसी आलम, किसी मौल्लम, किसी राइटर या किसी अखबार या तजियाकार की कोई तवज्जो नहीं है। यानी कारवां के दिल से एहसास ज़िया ही जाता रहा है। महफिल में बैठे हुए एक और साहब ने इख्तलाफ करते हुए कहा कि एक कौमी रहनुमा को झूठी और बेबुनियाद बात हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। ये बिलाशुबा एक मज़मूम फ़ेल है, मगर क्या इक़्तिदार के ईवान हक़ व सदाकत के नूर से चमक रहे हैं? क्या इख्तियार व इक़्तिदार के मैदानों में सच्चाई के चमनिस्तान खुले हुए हैं? वहाँ भी झूठ और मुबालगे की हुक्मरानी है। आप सियासी वर्करों और सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ दर्ज होने वाले मुकदमात की FIRs पढ़ लें तो आप सर पकड़ कर बैठ जाएंगे कि क्या रियासत अपने बाशिंदों के खिलाफ इस तरह के बेबुनियाद केस बनाती है? क्या रियासत इतनी संगदिल होती है? रियासत तो चादर और चारदीवारी की हिफाजत करती है, मगर यहाँ तो चादर और चारदीवारी का तकद्दस हर रोज़ पामाल किया जा रहा है। आम वर्करों के साथ क्या हो रहा है वो तो छोड़ ही दें। कौमी असम्बली के मुंतखब मेम्बरान की दुहाइयाँ और चीखों पुकार ही सुन लें। जब किसी मोअज़्ज़ज़ शख्स की इज़्ज़त पर हाथ पड़ता है और उसे पामाल किया जाता है तो वो कुदरती तौर पर बदला लेना चाहता है। अगर रियासती एहलकारों से बदला नहीं ले सकता तो फिर रियासत से बगावत पर उतर आता है। अच्छी हुक्मरानी वो होती है जिसमें रियासत प्यार और शफ़क़त से और समझाने बुझाने से, थोड़ी बहुत डांट डपट से, थोड़ी सी तंबीह से और थोड़ी सी वार्निंग और काउंसलिंग के ज़रिए बागियों के दिलों से नफ़रत और मुखालफत की शिद्दत कम की जाती है। लेकिन अगर हामी मुखालिफ बनते जाएं और उनकी मुखालफत नफ़रत में बदलती जाए तो फिर हुक्मरानों की नींदें हराम हो जानी चाहिए। उन्हें अपने तर्ज हुक्मरानी पर नज़रसानी करनी चाहिए और दरबारी खुशामदियों के बजाय मुल्क से मोहब्बत करने वाले साहिबान दानिश से मशावरत करनी चाहिए और इस मशावरत की रोशनी में अपने तर्ज अमल और पॉलिसियों में तब्दीली लानी चाहिए। महफिल में मौजूद एक और साहब नज़र ने मुल्क की मजमूई सूरत हाल का नक्शा खींचते हुए कहा कि इस वक्त बलूचिस्तान के अवाम में बेचैनी है। बलूचिस्तान और KP में दहशत गर्दी के नाग ने फिर सर उठा लिया है और हर रोज़ सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरों और जवानों की कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं। आज़ाद कश्मीर जैसे हसास इलाके में भी बेचैनी है और बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर हैं। जोग्राफियाई सूरत हाल ये है कि वतन अजीज़ को कई अतराफ से दुश्मनों ने घेरा हुआ है। इन हालात में चाहिए तो ये था कि घर के तमाम बड़े इकट्ठे होकर सर जोड़ते, तमाम सियासी पार्टियों की क़यादत, अदलिया की क़यादत और तमाम सर्विसेज चीफ्स सर जोड़ कर बैठते, शिकवे शिकायतें सामने लाते, सबकी मशावरत के साथ आइन का हुलिया दुरुस्त करते और मुल्क को ऐसा रोड मैप देते जिससे कौम को उम्मीद की रोशनी नजर आती। मगर हालात की बेहतरी की जानिब क्या तवज्जो होगी? यहाँ तो लगता है कि किसी को हालात की संगीनी का ही एहसास नहीं है। हाल ही में बैरून मुल्क से आने वाले एक साहब ने बड़े तशवीशनाक लहजे में पूछा, क्या असली या ज़ाहिरी हुक्मरानों को इस बात का एहसास है? सिर्फ बेरोज़गार नौजवान ही नहीं, इंतहाई आला जॉब्स छोड़कर मुख्तलिफ शोबों के इंतहाई काबिल अफराद मुल्क से बाहर जा रहे हैं। क्या मुल्क के इस नुकसान का किसी को अंदाज़ा है? उन्होंने बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि मैंने बहुत से प्रोफेशनल से पूछा कि वो किस लिए मुल्क छोड़कर आए हैं। ज़्यादातर ने एक ही जवाब दिया है कि जब शहरियों को रियासत के किसी भी इदारे से इंसाफ मिलने की तवक्को न रहे तो इंसान अपने आप को गैर महफूज समझने लगता है। कमज़ोर मईशत ब्रेन ड्रेन की वजह नहीं है,
عدم تحफ़्फ़ुज़ का एहसास लोगों को मुल्क छोड़ जाने पर मजबूर कर रहा है। जिस बस्ती में कानून और इंसाफ की हुक्मरानी ना हो, बल्कि हुक्मरानों की ख्वाहिशी कानून बन जाए, वहाँ से इंसान कूच कर जाते हैं। एक और दानिश्वर ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि ये दुरुस्त है कि अवाम को फ़ौज के बिलमुकाबिल खड़ा कर दिया जाए और अवाम को फ़ौजी तनसीबात पर हमलों पर उकसाया जाए, तो ऐसी सूरत में मुल्क बर्बाद हो जाते हैं। अवाम के हाथ भी कुछ नहीं आता और अवाम को उकसाने वाले भी तारीख़ के कूड़ेदान का हिस्सा बन जाते हैं। मगर दूसरी जानिब भी तो इस्लाह अहवाल की कोई कोशिश होती नज़र नहीं आती। अमूर ममलिकत चलाने के लिए यकतरफ़ा कवानीन बरूए कार लाए जाएँ, तो हालात सुधरने की बजाय मज़ीद बिगड़ते हैं, जैसा कि हमारे मुल्क में हो रहा है। चंद साल कबल एक अहम इदारे के सरबराह के साबिक वज़ीर-ए-आज़म यानी बानी पीटीआई से पहली मुलाकात हुई, तो वज़ीर-ए-आज़म ने उस इदारे के सरबराह से पूछा, "आपके ख़्याल में मुल्क का अहम तरीन मसला क्या है?" उन्होंने जवाब दिया, "मुल्क की इंतहाई कमज़ोर मईशत।" इस पर उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया, "मुल्क का सबसे बड़ा मसला इकॉनमी नहीं बल्कि अपोज़िशन है। इकॉनमी को छोड़ें, अपोज़िशन वालों को पकड़ के बंद करें। मौजूदा हुक्मरान दुनियादारी में ज़्यादा समझदार या तजर्बाकार हैं। ज़बान से ऐसी बात नहीं करते, मगर उनकी पॉलिसियाँ उसी बात की अगमवाज़ी करती हैं कि उनकी सोच भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म वाली है और आज के ज़ाहिरी और असली हुक्मरान भी मुल्क के असल मसाइल से सरफ़ नज़र किए हुए हैं और उनके नज़दीक भी सबसे बड़ा मसला पीटीआई और उसके बानी को फ़िक्स अप करना है। ऐसी तरजीहात के साथ मुल्क के मसाइल पर कैसे काबू पाया जा सकता है? क्या ये तल्ख़ हकीकत हमारे लिए तशवीश का बायस नहीं होनी चाहिए कि मुसलमानों के मुक़द्दस तरीन शहरों मक्का, मदीना, हत्ता के गारे हिरा पर भी पाकिस्तानी क़दागर पहुँचकर मुल्क और कौम का नाम बदनाम कर रहे हैं? सेंट्रल एशिया की रियासतें पाकिस्तान से इश्क करती थीं, मगर आज वहाँ के बाशिंदे पाकिस्तानियों का नाम सुनकर कानों को हाथ लगाते हैं। तुर्की दुनिया का वाहिद मुल्क था जिसका हर शहरी पाकिस्तान से टूटकर मोहब्बत करता था, मगर कुछ बदबख्त पाकिस्तानियों की हरकतों की वजह से वो आज पाकिस्तानियों से नफरत करने लगे हैं। यूएई जैसे मुल्क ने पाकिस्तान के दर्जनों अज़ला के लोगों पर पाबंदी लगा दी है कि वहाँ के लोग यूएई में दाखिल नहीं हो सकते। सऊदी अरब जैसा देरीना दोस्त पाकिस्तानियों को अपने मुल्क से निकाल रहा है। ये सब कुछ हमारी अपनी हरकतों और वारदातों की वजह से हो रहा है। क्या हुक्मरानों ने कभी इन हरकतों को कंट्रोल करने के बारे में सोचा है? क्या कभी मुल्क का इमेज बर्बाद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई? हुक्मरानों को ज़ाती या इदारा जाती वक़ार की तो फ़िक्र है, मगर मुल्क के इमेज और वक़ार की कोई फ़िक्र नहीं। सबको याद रखना चाहिए कि मुल्क का वक़ार आपके ज़ाती और इदारा जाती वक़ार से कहीं ज़्यादा मुक़द्दस और मुक़द्दम है।